डर से भी बड़ा डर। संध्या काल का समय था। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था, कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। मैं हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी।
यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ, इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुनाकर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक ले छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरश सच होगा।